जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादबिंद स्मार्ट क्लासेज में। आपके लिए फिर हाजिर हूं मैं एक पॉलिटी का नया टॉपिक लेकर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फिर एक बार आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा जो टॉपिक है वह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अटॉर्नी जनरल जो दे रखा है वो किस आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल नंबर 76। दूसरा, महान्यायवादी होता क्या है, इसको थोड़ा समझिए। मान लीजिएगा हमारे साथ कोई केस होता है और वह केस जब न्यायालय में जाता है तो न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए या अपने बचाव के लिए हम एक वकील को क्या करते हैं, हायर करते हैं। और वह वकील जो होता है हमारी बातों को, हमारे पक्ष को न्यायालय में न्यायाधीश के सामने यानी जज के सामने रखता है। वैसे ही ये जो महान्यायवादी है यह भी क्या है, यह भी एक वकील है। यह किसका वकील है? यह केंद्र सरकार का वकील है। किसका वकील है? केंद्र सरकार का। यानी केंद्र सरकार से न्यायालय में जब कोई जवाब मांगा जाता है तो जवाब देने के लिए न्यायालय में जो जाता है वो व्यक्ति कौन जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी भारत का, उस जवाब को देने के लिए न्यायालय में जाता है। तो इसी प्रकार भारत सरकार के एक वकील के रूप में आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में एक व्यवस्था की गई है महान्यायवादी की। किसकी की गई है? महान्यायवादी, जो सरकार को विधिक प्रश्नों पर सलाह दे सकता है, दूसरा सरकार का पक्ष न्यायालय में रख सकता है, और वह व्यक्ति है भारत का महान्यायवादी। तो बढ़ते हैं महान्यायवादी की ओर, देखते हैं कि कैसे क्या होता है। दूसरा, महान्यायवादी की नियुक्ति। नियुक्ति से पहले एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि इस महान्यायवादी को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी संघ सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। संघ सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, ये किसे बोला जाता है? महान्यायवादी को। संघ सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। ठीक है। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो मंत्री परिषद की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। किसकी सलाह पे की जाती है? मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। दूसरा, महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी फॉर अटॉर्नी जनरल, कि अगर कोई व्यक्ति महान्यायवादी बनना चाहता है या किसी को महान्यायवादी बनाया जाता है तो उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला, इज क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो।
ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो उसको भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। अब बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होंगी, तो इसके लिए मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की, आप उस वीडियो को देखें। उसमें प्रॉपर आपको बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप उस वीडियो से ले सकते हैं। आगे, टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी का कार्यकाल। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना है दोस्तों, तो देखिएगा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक प्लेजर, प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। The Attorney General of India shall hold his office during the pleasure of President. महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, ये देखिए पहले कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, मंत्री परिषद की सलाह पे किसके द्वारा की जा रही है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब जब मंत्री परिषद ये कहेगी कि इस महान्यायवादी को हटाया जाए तो राष्ट्रपति उस महान्यायवादी को दोस्तों हटा देगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति उस महान्यायवादी को हटा देगा। तो इसलिए किसका प्रयोग किया गया यहां पे कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करेगा। क्लियर है। आगे आगे अब बात की जाए, ये हमने यहां तक क्या पढ़ लिया, आर्टिकल 76 और ये महान्यायवादी की ये योग्यता पढ़ ली। अब दूसरा देखिएगा, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल नंबर 88, अनुच्छेद है 88। और इस आर्टिकल नंबर 88 में क्या दे रखा है कि जो अटॉर्नी जनरल होगा महान्यायवादी, इसकी और शक्तियों के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, इसकी शक्तियों के बारे में बात की गई है कि अटॉर्नी जनरल की और शक्तियां क्या हो सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी शक्तियां क्या हो सकती हैं। देखिएगा, अटॉर्नी जनरल जो है यह संसद के जब सेशन होते हैं, सत्र होते हैं, तो उन सत्रों में यह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में, दोनों में से किसी भी सदन में इनकी जब बैठकें होंगी तो उन बैठकों में बैठ सकता है। जब बैठेगा तो इस ऐसे भी बोल सकते हैं भाग ले सकता है। ठीक है, बैठ सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है। यहां पर भी बैठ सकता है, राज्यसभा में भी क्या कर सकता है, वह बैठ सकता है या भाग ले सकता है। लेकिन एक बात आप विशेष तौर पे याद रखें कि अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी, यह संसद में, यह संसद की बैठकों में अपना वोट नहीं दे सकता है। अटॉर्नी जनरल जो होगा वह लोकसभा राज्यसभा की जो बैठकें होंगी, सेशंस होंगे, सत्र होंगे, उसमें बैठ सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है। लेकिन वह उसमें वह अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता है। निर्णायक मत क्यों नहीं दे सकता है दोस्तों, क्योंकि वह ना तो लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है। ठीक है, लेकिन अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में जो अटॉर्नी जनरल होता है वह हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है। किसका मेंबर होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है। और वहां पे जब क्राउन की मीटिंग होती है तो जब वो मेंबर है हाउस ऑफ कॉमन्स का, तो उस क्राउन की बैठक में हाउस ऑफ कॉमन्स में वह क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि महान्यायवादी संसद में बैठे और अपना वोट दे दे। ये सिर्फ क्या कर सकता है, बैठक में भाग ले सकता है और बोल सकता है। दूसरा, इस अटॉर्नी जनरल को, महान्यायवादी को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी न्यायालयों में
प्रथम सुनवाई का अधिकार है। किसका अधिकार है? फर्स्ट हियरिंग कर सकता है, प्रथम सुनवाई कर सकता है, लेकिन यह अपना वहां पे क्या नहीं कर सकता है? जजमेंट नहीं दे सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि यह कोई भी जज नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अटॉर्नी जनरल जो होता है, महान्यायवादी जो होता है, यह कोई भी पब्लिक सर्वेंट नहीं है, यानी यह लोक सेवक नहीं है। क्या नहीं है? यह पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लोक सेवक नहीं है। इसीलिए अटॉर्नी जनरल जो होगा, भारत का जो महान्यायवादी होगा, वह अपने पद पर रहते हुए वह निजी प्रैक्टिस कर सकता है। क्या कर सकता है? निजी प्रैक्टिस कर सकता है, यानी वकालत कर सकता है। दूसरा, वकालत करने के लिए उसे पहले भारत सरकार से अनुमति लेने की जरूरत है, लेकिन वह कोई ऐसा केस नहीं लेगा या कोई ऐसा केस नहीं लड़ेगा कि जो भारत सरकार के विरुद्ध हो। कोई ऐसा केस जो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, उस केस में इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट उस केस को नहीं लड़ सकता है। उसमें वह दूसरे जो पक्ष है उसका पक्ष न्यायालय में नहीं रख सकता है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकता है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। क्यों नहीं है? क्योंकि अब एक पब्लिक सर्वेंट में नहीं आता है। दूसरा, अब बात आती है कि इसका वेतन कितना होगा। इसका वेतन कितना होगा महान्यायवादी का? तो अटॉर्नी जनरल का जो पेमेंट है वह निर्धारित करते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसका वेतन निर्धारित किया जाता है कि अटॉर्नी जनरल को कितना वेतन दिया जाए। ठीक है दोस्तों। आगे, महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो महान्यायवादी को जो शपथ दिलाता है वह भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को शपथ दिलाई जाती है। आगे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले महान्यायवादी। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो पहले महान्यायवादी थे जिनका नाम क्या था? एमसी, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एमसी सीतलवाड़। कौन थे? एमसी सीतलवाड़। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो कौन है? अच्छा, इसे इधर लिख देते हैं। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। और आर वेंकट रमणी जो है दोस्तों, ये ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि आर वेंकट रमणी जो है यह भारत के कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं? तो यह भारत के कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं? यह भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं? 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक आज हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों की समझ में आया होगा, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट बनता है तो कमेंट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है चैनल के, उस पर जाके आप उसमें व्हाट्सअप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए। आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।